हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटॉप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी कि सीटीएस फ्रॉम मॉड्यूल ए। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू टारगेटिंग जैव नवंबर 2025 ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सीटीएस सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अमेंडमेंट्स की गई थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, लीगल फ्रेमवर्क पुट इन प्लेस इन 2002। इन सबको में जो अमेंडमेंट्स की गई थी उनको एक जगह पे रखे। यहाँ पे सेक्शन 6 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ट्रंकेटेड चेक की डेफिनेशन बताता है कि ट्रंकेटेड चेक होता क्या है, कि चेक जिसको ट्रंकेट किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंड की जाती है, ठीक है, रादर देन द फिजिकल इमेज। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज अब सेंड कर रहे हैं। पहले क्या होता था, फिजिकली चेक मूव होता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बट अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ही सेंड होती है। मान लीजिए पहले चेक भेजना होता था मुंबई से चेन्नई, तो क्या होता था, वो फिजिकली मूव होता था। बट ट्रंकेशन सिस्टम आया, ट्रंकेटेड चेक जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज आगे जा रही है, फिजिकल फॉर्म में चेक आगे नहीं जा रहा। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम प्रोसेस है क्लियरिंग चेक थ्रू इमेज बेस्ड वेरिफिकेशन, यानी कि इमेज बेस्ड वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ चेक इज सेंट फॉर क्लियरेंस विद ऑल नेसेसरी डिटेल। वो डिटेल क्या होगी, एमआईसीआर कोड, डेट एंड नेम ऑफ द प्रेजेंटिंग बैंक। आरबीआई ने इसका जिम्मा किसको सौंपा हुआ, एनपीसीआई को, कि वो ऑपरेशनलाइज करेंगे सीटीएस को। ठीक है, तो एनपीसीआई विल एक्ट एज अ चेक प्रोसेसिंग सेंटर। लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो प्रेजेंटिंग बैंक है, यानी कि जो ट्रंकेट करेगा चेक, उसको जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट नीड टू बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी कि मान लीजिए एसबीआई में किसी ने चेक लगवाया, तो ठीक है, ये प्रेजेंटिंग बैंक हो गया जहां पे चेक डिपॉजिट कराया। अब एसबीआई जो इसकी इमेज ट्रंकेट कर गया ना, इलेक्ट्रॉनिक इमेज आगे सेंड करेगा, बट जो फिजिकल चेक रहेगा एसबीआई के पास वो 10 साल तक रखना जरूरी है। और जो ओनर्स है ड्यू डिलीजेंस का, वो भी प्रेजेंटिंग बैंक के ऊपर ही है। ये एसबीआई के ऊपर ही आ जाता है ड्यू डिलीजेंस का जिम्मा इसमें, कि प्रॉपरली चेक किया जाएगा कि चेक का जो क्वालिटी है वो सही है। जब भी चेक डिपॉजिट होगा उसमें चेक किया जाएगा कि चेक की जो क्वालिटी सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड वाले चेक फॉलो हो रहा है, कोई टेम्परिंग तो नहीं की है, कुछ ओवर राइटिंग तो नहीं की हुई है, या कुछ और चेंजेस तो नहीं किए हुए हैं। ये सारी चीजें चेक की जाती है प्रेजेंटिंग बैंक के द्वारा। चेक एपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल फील, टेम्परिंग, यानी कि ये सारी चीजें चेक होंगी। उसका फिजिकल फील कैसा है, कोई टेम्परिंग तो नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो चेक में नहीं होनी चाहिए, खराब तो नहीं, ओवर राइटिंग तो नहीं की, वो सब कुछ चीजें चेक होते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसीजर फॉलो होता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सीटीएस प्रोसेस फ्लो किस तरीके से है, किस तरीके से सीटीएस में चेक की क्लियरिंग होती है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल, ये एसबीआई बैंक, ये आईसीआईसीआई बैंक, ये है पेई एंड ये है ड्रॉर। ओके, अभी ड्रॉर मान लीजिए इसका नाम है सुरेश और इसका नाम है रमेश। सुरेश ने रमेश को चेक दिया है 50,000 का, ठीक है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक का है। ओके, अब रमेश को चेक दिया, रमेश क्या करेगा, रमेश का जो बैंक है वो कौन है, एसबीआई। तो एसबीआई क्या ऑन हो गया, प्रेजेंटिंग बैंक, और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक क्या हो गया, ड्रॉइंग बैंक। ठीक है, तो रमेश उस चेक को अपने प्रेजेंटिंग बैंक को देगा। प्रेजेंटिंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो कैप्चर सिस्टम से कैप्चर करेंगे चेक की इमेज, यानी कि चेक को ट्रंकेट करेंगे, बट पहले सारी चीजें चेक होंगी उसमें, डिटेल एवरीथिंग। अब एसबीआई ने जो चेक की ट्रंकेटेड इमेज ली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज ली, वो सेंड कर दी जाती है एमआईसीआर डाटा और इमेजेस के साथ टू क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस के पास ये डिटेल्स पहुंचती है और क्लियरिंग हाउस फर्दर आगे आउटवर्ड चेक, यानी कि जो चेक है उसको आगे इलेक्ट्रॉनिक इमेज जा रही है, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, एमआईसीआर डाटा और इमेजेस के साथ भेज देगा ड्रॉई के बैंक को, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक को। अब आईसीआईसीआई बैंक चेक करेगा चेक को, और अकाउंट भी, अकाउंट होल्डर का अकाउंट भी चेक करेगा, उसमें पैसे हैं। अगर 50,000 का चेक है तो क्या इतने पैसे सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है उस अकाउंट में, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह चेक होंगे, सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा। अब मान लीजिए कि उसमें चेक जो है ना,
उसमें जो है सिग्नेचर जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर का कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्मॉल होना चाहिए तो कैपिटल में सिग्नेचर किए हैं, या बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो वो चेक जो है उसकी इनवॉर्ड रिटर्न फाइल भेज दी जाती है क्लियरिंग हाउस को एमआईसी या डेट और इमेजेस के साथ। और ये क्लियरिंग हाउस इन फर्दर किसको भेज देता है, प्रेजेंटिंग बैंक को। और रीजन स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि क्यों नहीं चेक लगा। ठीक है, अब ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया एक चेक का। वैसे क्या होता है, आपकी नेट सेटलमेंट होती है, यानी कि क्लियरिंग हाउस ना एट द एंड ऑफ द डे क्या देखता है कि कितने चेक लगाए गए, कितने रिटर्न हुए, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। जब ये सारा चेक होगा कि कितने रिटर्न हुए या कितने लगाए गए हैं, तो फिर क्या होता है, एक नेट सेटलमेंट होती है कि कितने पैसे किस बैंक ने देने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आरबीआई के करंट आरबीआई में अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक्स को, करंट अकाउंट, जिसमें बैलेंस जो सफिशिएंट होना चाहिए, जो डेली के सेटलमेंट जो भी हम चेक लगा रहे हैं ना ट्रंकेशन ड्यू, उसको फुलफिल कर पाए। तो इस तरीके से सेटलमेंट होते, एक चेक नहीं लगता, यानी कि एसबीआई बैंक के जितने भी चेक्स होंगे उस शहर के, फिर उस पर्टिकुलर बैंक के, वो सारे क्लियरिंग हाउस के पास जाते हैं। फिर क्लियरिंग हाउस जो है आईसीआईसीआई बैंक के जो भी चेक है वो उनको भेज दिए जाएंगे, और इनकी बाद में नेट सेटलमेंट होती है, कितना पैसा किस बैंक ने आईसीआईसी एसबीआई ने आईसीआईसीआई को कितना देना है, या आईसीआईसीआई ने एसबीआई को कितना पैसा देना है, वो चेक होगा। और जब चेक की इमेज क्लिक की जाती है ना, तो एंडोर्समेंट भी होती है यहाँ पे। एंडोर्समेंट यानी चेक के पीछे ना एक लाइन सी बन जाती है, एक स्टैंप, डिजिटल स्टैंप एक तरीके की, जो सिक्योरिटी फीचर होती है। एंडोर्स कर दिया एसबीआई ने चेक, एसबीआई ने आगे सेंड किया है। अब मान लीजिए चेक रिटर्न हो जाता है, तो जो एंडोर्समेंट की होती है ना, उस पे जो है एक स्लिप लगा दी जाती है उस चीज को कवर करने के लिए, कि फिर से अगर किसी ने चेक लगाना है तो रिटर्न फाइल पे एंडोर्समेंट फिर से की जा सकती है रिटर्न स्लिप के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। यानी कि हमने तो एक चेक का एग्जांपल लिया, अदरवाइज जितने भी एसबीआई के चेक के क्लियरिंग हाउस में जाएंगे, फिर बैंक्स जो भी जिस जिस बैंक के लिए भी पर्टेनिंग है वहां पे भेज दिए जाते हैं, और बाद में एट द एंड ऑफ द डे नेट सेटलमेंट की जाती है। राइट, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी सीटीएस की, इलेक्ट्रॉनिक इमेज है पेपर चेक की। ठीक है, जो बैंक इन्वॉल्व होते हैं और क्लियरिंग हाउस वो ही ट्रंकेट कर सकते हैं चेक को। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, मैं उसकी इमेज को ट्रंकेट नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट अलाउड टू डू सो। कौन कर सकता है, प्रेजेंटिंग बैंक। यहाँ हमारे केस में प्रेजेंटिंग बैंक कौन था, एसबीआई या क्लियरिंग हाउस। या क्लियरिंग हाउस कर सकता है चेक को ट्रंकेट। Addition of digital signature of the truncating bank या clearing house to electronic image of the check truncation is optional। ये ऑप्शनल होते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर चाहिए ट्रंकेटेड बैंक के या क्लियरिंग हाउस के, मैंडेटरी नहीं है। ओके, अब बेनिफिट्स ऑफ सीटीएस कस्टमर को क्या है, देखो फास्ट चीप रियलाइजेशन ऑफ फंड हो रही है कस्टमर को, नो चेक बीइंग लॉस्ट टेम्पर्ड पिलफर्ड। देखो पहले क्या होता था ना, फिजिकली चेक ट्रेवल करता था, तो चांसेस होते थे चोरी हो जाए, गीला हो जाए, बारिश हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए ना बीच में। अब उस चीज को रिमूव ही कर दिया सीटीएस ने। अब कोई रिस्क नहीं है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा का, इमेजेस का ड्यूरिंग ट्रांजिट। यानी कि पहले फिजिकल फॉर्म में जब चेक जाते तो ये रिस्क रहता था कि कोई डाटा को मैनिपुलेट कर दे। यानी कि आपने चेक लगाया 50,000 का, कोई एक जीरो ऐड कर दे साथ में, वट डिफरेंस इट विल मेक, है ना, तो वो रिस्क भी अब दूर हो गया। अब MICR अमाउंट एनकोडिंग को एलिमिनेट कर दिया, रिकंसलेशन डिफरेंस नहीं अब होता। जो ब्रांच कोड है जिस बैंक ने लगाया हुआ चेक, वो सारी चीजें प्रॉपर्ली चेक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इमेज जा रही है। ठीक है, और सेटलमेंट आपकी T+1 बेसिस पे होती है, कस्टमर को फंड्स मिल जाते हैं और नेक्स्ट वर्किंग डे, कुछ बैंक पॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब तो रूल चेंज हो गया एज पर द लेटेस्ट आरबीआई रूल। अब क्या होगा, अब सेटलमेंट विद इन अ डे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं आपके सीटीएस के कस्टमर को। अब यहाँ पे सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक की बात करें कि अब जितने भी चेक होंगे ना इस स्टैंडर्ड के एक्सेप्ट किए जाएंगे ट्रंकेशन सिस्टम में भी, कि यही चेक अवेलेबल होंगे और यही माने जाएंगे। तो मैंडेटरी मिनिमम सिक्योरिटी फीचर्स होनी चाहिए चेक फॉर्म पे, लाइक आप क्वालिटी ऑफ पेपर चेक करते हो, वाटर मार्क होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ पेपर आपको अलग दिखेगी, पतला सा पेपर नहीं होता, एक अच्छा पेपर देखने में होता है चेक का, जिसपे जो चेक बनाए जाते हैं। और ये हर फील्ड की ना स्टैंडर्डाइज करती, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फील्ड प्लेसमेंट ऑन चेक, यानी कि डेट यहीं पे होगी, चाहे किसी भी बैंक का चेक है। पहले क्या होता था, अलग अलग बैंक के चेक्स पे कभी डेट इधर है कभी नीचे है, मतलब अलग होता था। अब स्टैंडर्डाइजेशन है, जो चीज जहाँ पे मेंशन है वहीं पे होगी। तो डेट अगर यहाँ पे, तो डेट यहाँ पे मेंशन होगी। रुपी, अब रुपए, इस तरीके से आप अमाउंट लिखोगे रुपए में, अब रुपीज नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा इस फील्ड में, आपका सिग्नेचर्स यहाँ पे होंगे, और ये MICR
कोडिंग यहाँ पे बैंक ब्रांच कोड वगैरह मेंशन किया जाता है, ठीक है। माइक्रो यहाँ पे ना छोटे छोटे से फील्ड में ना आपका नाम लिखा होता है बैंक ब्रांच का। तो जब बैंक लोगो जो है ना आप यूवी लाइट में देख सकते हो, इससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि चेक जो है ना वो फेक नहीं है, ठीक है। प्रिंटर नेम CTS 2010 ये भी होगा। और ये वॉइड क्या है आपका, अगर आप इसकी ना फोटोकॉपी कोई करने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से दिखेगा वॉइड वॉइड, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज कर दे, ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर दी हुई है, ठीक है। और जहाँ पे जो प्लेसमेंट की हुई ना फील्ड की, वहीं पे चीजें लिखी जाएंगी। अल्टरेशन ही आप इस पे कर सकते हो, चेक एक्सेप्ट ही नहीं होगा CTS में। ओके, तो ये फीचर्स हैं आपकी CTS 2010 स्टैंडर्ड चेक की। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CTS इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI। क्या करना है, कंप्लीटली एलिमिनेट करने चेक यूजेस का इंडिया में, डिसकंटिन्यू करना है फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ चेक ड्यूरिंग क्लियरिंग, या इंक्रीज करना है चेक यूजेस बाय सब्सिडाइजिंग चेक्स, या रिप्लेस करना है ऑल पेपर इंस्ट्रूमेंट विद डिजिटल सिग्नेचर ओनली। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? सी, आपका बी। हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ चेक ड्यूरिंग क्लियरिंग, क्योंकि उसमें रिस्क होता था जो हमने डिस्कस कर लिया। डैमेज हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंड हो रही है तो मैनिपुलेशन वगैरह का कोई डर नहीं है। नाउ इफ यू टारगेटिंग योर जैब नवंबर 2025 ना, अब काफी कम टाइम रह गया। इट्स हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो टाइम से स्टार्ट कर दीजिए। फॉर दैट वी हैव अ कोर्सेज फॉर यू। जैब कोर्सेज पे हम आप हमारी वेबसाइट पे जाइए जो tab.in, कोर्सेज में जाके जैब कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स दिखेगा जैब का, जिसमें आपको मिल रही है लाइव क्लासेस, क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट ऑल्सो। एंड आपको बाकी डिटेल्स जानी है ना इस कोर्स की, तो आपको नो मोर पे क्लिक करना है। एंड यू कैन गेट 80% ऑफ, यानी फ्लैट 80% ऑफ को मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है JAP80। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड वहां पे लिख लगाओगे तभी आपको डिस्काउंट दिखेगा, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स अवेल करना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ IAFS की प्रिपरेशन करनी है, या PPB की करनी है, AFM की करनी है, जो भी आपको लगता है, आप इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट ऑल्सो। एंड ऑन दिस ऑल्सो यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% ऑफ। तो यहाँ पे भी आपको सेम कूपन कोड यूज करना है, JAB80, टू अवेल दिस 80% डिस्काउंट, राइट। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी क्वेरी, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और वेबसाइट का एड्रेस तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।